जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वो महिला जिसकी वजह से भारत में पहली बार भगवा आतंकवाद का जिक्र हुआ, हिंदू आतंकवाद का नया नारा गढ़ा गया, हिंदू संगठनों से ताल्लुक रखने वाली उस महिला को बम धमाके का मुख्य आरोपी बनाया गया, गिरफ्तार कर उसे जेल में डाल दिया गया जहां उसके साथ अमानवीय हरकतें की गई। आरएसएस की वह करीबी मानी जाती थी, लेकिन जब कोर्ट का फैसला आता है तो उसे बरी कर दिया जाता है। कोर्ट का फैसला भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने वालों के लिए भी करारा जवाब था। चलिए आपको बीजेपी नेता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जिंदगी की उन कहानियों को सुनाते हैं जब उन्हें आतंकवादी बनाकर जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया और जेल के अंदर जानवरों जैसा सलूक किया गया। 29 सितंबर 2008 की रात के करीब 9:35 पर महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम धमाका होता है। इस धमाके में 6 मुस्लिम शख्स मारे जाते हैं। इसके बाद इस हमले के पीछे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नाम चर्चा में आता है। मध्य प्रदेश के कछवाड़ा गांव में जन्मी साध्वी प्रज्ञा को एनआईए ने मुख्य आरोपी बनाया और मालेगांव ब्लास्ट का साजिशकर्ता बताया। आखिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मुख्य आरोपी क्यों बनाया गया, यह एक बड़ा सवाल था। तो इसका जवाब है एक मोटरसाइकिल। जी हां, एक मोटरसाइकिल की वजह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मुख्य आरोपी बनाया गया। एनआईए ने दावा किया था कि ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी। यही बाइक साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी की वजह बनी। लेकिन कोर्ट का फैसला आया तो जज ने साफ कर दिया कि वह बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी ही नहीं। इसके बाद यह सवाल उठता है कि आखिर किसने साध्वी प्रज्ञा को फंसाया था। दरअसल मालेगांव बम ब्लास्ट केस में जांच करने वाले महाराष्ट्र एटीएस के हेमंत करकरे की खूब चर्चा हुई। धमाके केस की जांच की अगुवाई करकरे के हाथों में थी। उनकी टीम ने जांच में दावा किया कि मोटरसाइकिल के तार गुजरात के सूरत और अंत में प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े थे। साध्वी प्रज्ञा आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी में काम कर चुकी थी। इसके अलावा संघ की कई अन्य संगठनों में भी भूमिका निभा रही थी। हिंदूवादी छवि के तौर पर साध्वी प्रज्ञा अपनी पहचान बना रही थी, लेकिन इसी बीच उन पर आतंकवादी होने का ठप्पा लग गया। महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे, नासिक, भोपाल, इंदौर में जांच की। सेना के एक अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित और रिटायर हो चुके मेजर रमेश उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया। बम धमाके में हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत का नाम भी सामने आया। वहीं सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे का नाम भी सामने आया था। इसी बीच महाराष्ट्र एटीएस की चार्जशीट दाखिल की जाती है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मोटरसाइकिल उनके नाम पर होना पाया गया। साध्वी प्रज्ञा का दावा है कि जांच के नाम पर उन्हें बुलाकर गिरफ्तार कर लिया गया और जमकर अत्याचार किया गया। उन्हें 3rd डिग्री की यातनाएं दी गई। 2019 के एक चुनावी सभा में प्रज्ञा ने खुद इस बात का जिक्र किया था। प्रज्ञा टॉर्चर के लिए महाराष्ट्र एटीएस के चीफ रहे हेमंत करकरे को जिम्मेदार ठहराती हैं। उन्होंने बताया था कि जेल में उनकी बेरहमी से पिटाई की जाती थी, जिसकी वजह से शरीर में सूजन आ गया था। उन्होंने बताया था कि जेल में उन्हें 24 दिनों तक खाना नहीं दिया गया था। गिरफ्तारी के बाद प्रज्ञा पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी कि मकोका लगाया गया। चार्जशीट में दावा किया गया कि जांचकर्ताओं को मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के बीच एक बातचीत पकड़ में आई थी, जिसमें मालेगांव धमाके मामले में प्रज्ञा ठाकुर के किरदार का जिक्र था। इसके अलावा दावा किया गया कि हमले को लेकर बाकायदा बैठक हुई थी, जिसमें धमाके की पूरी प्लानिंग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने फैसले में यह साफ कर दिया है कि आरोपियों ने किसी भी प्रकार की कोई बैठक नहीं की थी। खैर, फिर से मामले पर वापस लौटते हैं। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट की शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने की थी, जिसे बाद में एनआईए को सौंप दिया गया था। एनआईए के चार्जशीट में प्रज्ञा ठाकुर का नाम शामिल किया गया और उन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया। प्रज्ञा ठाकुर ने आतंकवादी के आरोपी के तौर पर जेल में तकरीबन 9 साल बिताए। हालांकि बम धमाके केस में महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में चर्चा काफी हुई। दरअसल जांच में सबसे पहले 2009 और 2011 में महाराष्ट्र एटीएस ने स्पेशल मकोका कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की। यहां बताना जरूरी यह है कि हेमंत करकरे ने इसी जांच को लीड किया था। खैर, एटीएस ने अपनी चार्जशीट में 14 अभियुक्तों के नाम शामिल किए। वहीं मई 2016 में जब एनआईए ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दी तो उसमें 10 अभियुक्तों के नाम शामिल थे। इस चार्जशीट में प्रज्ञा ठाकुर को दोष मुक्त बताया गया, उन पर से मकोका हटा लिया गया और चार्जशीट में कहा गया कि प्रज्ञा ठाकुर पर करकरे की जांच असंगत थी। इसमें लिखा गया कि जिस मोटरसाइकिल का जिक्र चार्जशीट में था वो प्रज्ञा के नाम पर थी, लेकिन मालेगांव धमाके के 2 साल पहले से काल सांगरा इसे इस्तेमाल कर रहे थे। चार्जशीट के बाद एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा को जमानत दे दी थी।
प्रज्ञा ठाकुर लगातार तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर उन्हें झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाती रही। यहां आपको बता दें कि प्रज्ञा ठाकुर पर समझौता एक्सप्रेस विस्फोट मामले के अभियुक्त सुनील जोशी की हत्या का भी आरोप लगा था। 29 दिसंबर 2007 को सुनील जोशी की हत्या हुई थी। हालांकि 2017 में मध्य प्रदेश के देवास कोर्ट ने प्रज्ञा को जोशी हत्याकांड से बरी कर दिया था। दरअसल बम धमाके केस में प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ा गया था। दावा किया जाता है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पहली बार इस हमले को लेकर के भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया। वक्त का तकाजा देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में भोपाल से भारतीय जनता पार्टी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ ही साध्वी प्रज्ञा को चुनावी मैदान में उतार दिया। नतीजे आए तो प्रज्ञा ने दिग्विजय सिंह को 3,64,000 वोटों के अधिक अंतर से हरा दिया। हालांकि सांसद बनने के बाद भी वह विवादों में घिरी रहीं। संसद में नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने की वजह से उन्हें 21 नवंबर 2019 को रक्षा मामलों की संसदीय समिति से हटा दिया गया और फिर बीजेपी संसदीय दल की बैठकों से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। व्यक्तिगत जीवन की अगर बात की जाए तो प्रज्ञा ठाकुर का जन्म 2 फरवरी 1970 को हुआ था। उनके पिता चंद्रपाल सिंह भिंड में आयुर्वेदाचार्य थे और आरएसएस से जुड़े हुए थे। कॉलेज के समय की बात है, वह एबीवीपी में काम किया करती थी। कॉलेज खत्म करने के बाद वह आरएसएस की विभिन्न सहयोगी संगठनों में शामिल हो गईं। एबीवीपी से छात्र राजनीति में कदम रख संगठन में अपना दबदबा बनाया, राज्य के सचिव पद तक पहुंची। एबीवीपी के बाद राष्ट्रवादी सेना और हिंदू जागरण मंच के लिए भी काम किया। इसके बाद बजरंग दल की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी में काम किया। फिर संघ परिवार से जुड़ी जन कल्याण समिति की संस्थापक सदस्य भी रही। लेकिन मालेगांव बम धमाकों में मुख्य आरोपी बनने के बाद उन पर आतंकवादी का ठप्पा लग गया। लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। मालेगांव धमाके में आरोपियों को बरी किए जाने के बाद भगवा आतंकवाद का तथाकथित कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।